गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चोर की कहानी जो कि बचपन में तो चोर था लेकिन आगे चलकर वो सुधर जाता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। क्योंकि हम लोग भी अपने पापा मम्मी की जेब से बचपन में पैसे चोरी करते थे, लेकिन आज देखो अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। खैर, तो आज के चैप्टर का नाम है द थिप स्टोरी, यानी कि एक चोर की कहानी। और ये कहानी तुम्हें चोर खुद सुनाएगा। मैं उस समय भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। मैं सिर्फ और सिर्फ 15 साल का था और एक एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल चोर था। अनिल जो है ना 25 साल का लंबा चौड़ा इंसान था और रेसलिंग का मैच देख रहा था। वो बिल्कुल सिंपल और साधारण सा इंसान था और मेरे काम के लिए एकदम परफेक्ट इंसान था, क्योंकि मुझे तो चोरी करनी थी और जितना सीधा साधा इंसान रहता है चोरी करने में उतना ही मजा आता है। वैसे भी मेरी किस्मत काफी दिनों से साथ नहीं दे रही थी। मैं उसका दिल जीतने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए उसकी चापलूसी करने लगा। मैंने उससे कहा कि आप तो खुद एक रेसलर दिख रहे हो, तो उसने जवाब के तौर पे कहा कि हाँ, तुम भी एक रेसलर दिख रहे हो। मैं एक पल के लिए डर गया, क्योंकि उस समय मैं काफी पतला दुबला इंसान था। अब एक पतले दुबले इंसान को तुम पहलवान कहोगे तो डर ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी चापलूसी नहीं छोड़ी और उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश की। हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। मेरा नाम हरि सिंह है। मैंने उससे झूठ बोला, क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम बदल लेता हूँ। ये मेरे काम में काफी जरूरी है, क्योंकि ये मुझे पुलिस से बचाता है और जिस किसी को भी मैंने पिछली बार लूटा था उससे भी मुझे बचाता है। तो इसीलिए मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। उसके बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में थोड़ी मोड़ी बातचीत की, जो गरज रहे थे और एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे। मेरे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, इसलिए अनिल उठा और चल पड़ा। मैंने चुपके से उसका पीछा किया, लेकिन उसने मुझे देख लिया। अरे, तुम फिर मिल गए? मैंने उसकी तरफ देखा और एक सुंदर सा स्माइल दिया। सही बताऊं तो दांत चीर के हंस दिए। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि कहीं मैंने गलत इंसान को तो नहीं पकड़ लिया, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। फिर मैंने उससे कहा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? हाँ, मुझे आता है। ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। गाइज, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। मुझे खाना बनाने नहीं आता था। वो मुझे जमुना स्वीट स्टोर के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया ना, वो इतना वाहियात बना था कि अनिल ने सारे गली के आवारे कुत्तों को खिला दिया। क्योंकि यार मुझे खाना बनाने आता ही नहीं था, तो मैंने जैसे तैसे बना दिया। अनिल ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और मुझे भाग जाने के लिए कहा। भाग यहाँ से, खाना बनाने आता नहीं और मेरा सारा खाना बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं भी बहुत ढीठ था। उसकी तरफ स्माइल करते हुए वहीं पर खड़ा रहा और उसके आगे पीछे घूमता रहा। उससे उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और आखिरकार उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। उसने मुझे खाना बनाना तो सिखाया ही सिखाया और साथ साथ में मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि बहुत ही जल्द हम पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सीखेंगे और 2 नंबर को ऐड करना भी सीखेंगे। मैं उसका आभारी था और मैं ये भी जानता था कि एक बार मैं किसी पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना जान जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने जीवन में। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छी छोकरी मिल जाएगी और फिर मुझे ये चोरी नहीं करना पड़ेगा। मुझे अनिल के लिए काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। मैं सुबह सुबह उसके लिए चाय बनाता था और फिर बाकी समय में डेली यूज में आने वाले जितने भी सामान होते हैं वो जाकर मार्केट से ले आता था। मार्केट से सामान लाने के बाद जो भी 1 आध रुपए बच जाते थे वो मैं अपने जेब में रख लेता था और इस प्रकार मैं डेली 1 रुपए का प्रॉफिट बना रहा था। हाँ, मुझे पता है कि उसे भी ये बात पता है कि मैं 1 आध रुपए रख ले रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। और इसमें बुरा क्या मानना गाइस, तुम लोग भी तो ऐसे ही करते हो। झूठ मत बोलो, तुम लोग भी 2-4 रुपए चुरा लेते हो ना? हाँ, सब पता है मुझे। अनिल अलग अलग प्रकार से पैसे कमाता था। एक हफ्ते किसी से उधार लेता था तो दूसरे हफ्ते उसका उधार चुका देता था और बैठकर बस अपने चेक के बारे में चिंता करते रहता था कि कब आएगा कब आएगा। और जैसे ही चेक आता था वो बाहर चला जाता था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था, एंजॉय करता था। ऐसा लगता था कि शायद वो किसी मैगजीन के लिए लिखता था। जीवन चलाने का उसका भी एक अद्भुत तरीका था। एक दिन शाम में वो पैसों का एक छोटा सा गड्डी लेके आया और मुझसे कहा कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है। रात में मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे को रखते हुए देख लिया। फिर मेरा दिमाग ठनका कि हाँ, मैं जिस काम के लिए आया था वो तो काम मैंने अभी तक किया ही नहीं है। मैं तो यहाँ चोरी करने आया था ना। तो अब वो सही समय आ गया है जब मैं पैसे चुरा कर यहाँ से भाग सकता हूँ। अनिल के लिए काम करते हुए लगभग मुझे 1 महीने हो गए थे और खरीदारी के समय जो छोटी मोटी धोखेबाजी करता था उसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया था। मतलब कि मैंने और कोई भी चोरी नहीं की थी और अब मुझे चोरी करने का पूरा पूरा अवसर था। अनिल ने मुझे एक डुप्लीकेट चाबी भी दे रखी थी। एक उसके पास थी और एक मेरे पास थी, जिससे मैं अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी आ जा सकता था। मैं अब तक इतने लोगों से मिला था, लेकिन अनिल जैसा भरोसा करने वाला इंसान पहली बार मिला था। और यही कारण है कि मुझे उसे लूटने में काफी डिफिकल्ट आ रहा था, काफी बुरा लग रहा था उसके लिए। क्योंकि अगर एक लालची इंसान को लूटो ना तो वो सह लेता है, लेकिन एक लापरवाह इंसान को, एक केयरलेस इंसान को लूटने में ना थोड़ा बुरा लगता है। क्योंकि कभी कभी उसको पता ही नहीं चलता कि वो लूट भी चुका है, उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता है। और ऐसे में ना काम करने का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मजा ही नहीं आता चोरी करने में। अरे कम से कम चोरी करो और सामने वाला को एहसास ना हो तो फिर मजा ही क्या। हाँ, तो अब वो घड़ी आ गई है जब मैं अपना वास्तविक काम शुरू करूँ। क्योंकि मैं यहाँ चोरी करने आया था तो अब चोरी करने का सही समय आ गया है, मैंने अपने आप से कहा। और वैसे भी मेरा प्रैक्टिस छूट चुका है और अगर मान लो मैंने ये पैसे नहीं भी चुराया ना तो फालतू में ही ये अपने दोस्तों के साथ जाएगा और ये सारे पैसे उड़ा देगा। इससे बढ़िया है मैं चुरा लूं। वैसे भी ये मुझे काम के पैसे तो देता नहीं है, तो चलो चुरा ही लेते हैं।
अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा की रोशनी बालकनी और उसके बिस्तर पर आ रही थी। हालातों का जायजा लेते हुए मैं फ्लोर पर बैठ गया और मैंने सोचा कि अगर अभी मैंने ये पैसे चुरा लिए तो 10:30 में लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस को पकड़ूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। कंबल से बाहर निकलते हुए रेंगते हुए मैं अनिल के बिस्तर तक पहुंचा। अनिल सो रहा था। उसका फेस एकदम क्लीन था, कोई भी झुर्रियां उसके चेहरे पर नहीं थी, लेकिन मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग थे और इनमें से ज्यादातर दाग घाव के कारण थे। हाँ, मुझे पता है कि ये मैं फालतू की बातें बता रहा हूँ, तो चलो मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेरे हाथ नोटों की तलाश में गद्दे के नीचे चले गए। जब मुझे नोट मिल गया मैंने बिना आवाज किए हुए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल ने नींद में आह भरी और मेरी तरफ मुड़ गया। मैं एकदम से चौंक गया, घबरा गया, लेकिन जैसे तैसे करके रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं रोड पे आया तो नोटों को अपनी कमर पर पैजामे के नारे से बांधकर और दौड़ने लगा। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। अब क्या दौड़ के पाकिस्तान भाग जाएगा? अरे गुस्सा मत हो भाई, बताता हूँ आगे क्या हुआ। फिर मैं थोड़ा धीरे हुआ और नॉर्मल चलने लगा। मैंने नोटों को गिना तो वो 600 रुपए थे और सबके सब 50 के नोट थे। इतने में तो मैं 1-2 हफ्ते किसी ओल्ड रिच अरब की तरह आराम से जिंदगी बिता सकता हूँ, एक रईस अरब के व्यापारी की तरह। 2 हफ्ते के लिए तो अपन अंबानी है ब्रो। तेरे को पैसा चाहिए क्या? अपन देगा। ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट लिया ही नहीं यार, बल्कि मैं एकदम सीधे प्लेटफॉर्म पे चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस उस समय जा ही रही थी, अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी। मैं चाहता तो आराम से उसको पकड़ सकता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं रुक गया और मैंने भागने का मौका खो दिया। अब ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रुका क्यों। अब जब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था तो मैं क्या घंटा समझाऊं? भाग जाता तो 600 रुपया हो जाता। जब गाड़ी चली गई तो मैंने अपने आप को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, किसके पास रातें काटूं। न तो मेरा कोई दोस्त था और न ही कोई रिश्तेदार। मेरा ऐसा मानना है कि दोस्त हेल्प करने से ज्यादा ना प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। उल्टा कहीं मेरे को किसी चोरी उड़ी में फंसवा देते तो बस लेना का देना हो जाता। इसलिए मैं कभी दोस्त ही नहीं बनाया और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में रुककर लोगों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करना चाहता था। वरना वो लोग सोचते ना कि 15 साल के बच्चे के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया कि होटल में रुक रहा है। एकमात्र व्यक्ति था जिसे मैं अच्छे तरीके से जानता था और वो वही इंसान था जिसे मैं अभी अभी लूट कर आ रहा था, यानी कि वो अनिल ही था। स्टेशन से बाहर निकलते हुए मैं धीरे धीरे बाजार में घूमने लगा। चोरी के इस छोटे से जीवन काल में मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं। उनका चेहरा कैसा हो जाता है जब वो अपना सामान खो देते हैं। लालची इंसान भयभीत हो जाता है, अमीर इंसान गुस्सा हो जाता है, जबकि एक गरीब इंसान उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, जो चला गया सो चला गया, अब क्या कर सकते हैं, भगवान की यही मर्जी थी। और अनिल जैसे लोगों की बात करे तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उस पर क्या बीतेगी जब उसे ये पता चलेगा कि मैं पैसे लेकर भाग गया हूँ। उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी होगी। इसलिए नहीं कि उसका पैसा चोरी हो गया, उसका नुकसान हो गया, बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास टूट गया। उसने जो मुझ पर भरोसा किया वो भरोसा टूट जाएगा और उसका चेहरा उस भरोसे के कारण उदास होगा, न कि पैसे के कारण। मैं ये सब सोचते सोचते एक मैदान में पहुंचा और बेंच पर जाकर बैठ गया। वो नवंबर के शुरुआती दिन थे और ठंड की रातें थी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया था। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। मेरा शर्ट और मेरा पैजामा मेरे बॉडी से चिपक गया। तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने बरसात के बूंदे मेरे चेहरे पर मार दी। मैं वापस बाजार में चला गया और क्लॉक टावर के नीचे जाकर बैठ गया। घड़ी में आधी रात का समय हो रहा था। जब मैंने नोटों को छूकर देखा तो वो बारिश में गीले हो चुके थे। अनिल के पैसे। शायद सुबह होने पर वो मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपए दे देता, लेकिन अब तो मेरे पास सारे के सारे पैसे थे। अब ना तो मैं उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना ही बाजार जा सकता हूँ और ना ही पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सीख सकता हूँ। चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं ये सारी चीजें भूल ही चुका था। मैं जानता था अगर मैंने पूरा सेंटेंस लिखना सीख लिया तो इन कुछ 100 रुपए से कई ज्यादा मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये 600 रुपए तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। चोरी करना बहुत ही आसान काम है, कभी कभी तो पकड़े जाना भी बहुत ही आसान काम है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक और इज्जतदार आदमी बनना, इसके लिए तो कुछ और ही चाहिए था। मैंने मनी मन सोचा कि मुझे अनिल के पास लौट जाना चाहिए यदि मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो। मैं बहुत ही घबराते हुए कमरे पर वापस गया। पैसा चुराना बहुत ही इजी काम है, लेकिन इसे वापस रखना, वो भी बिना किसी को पता लगे हुए, ये काफी डिफिकल्ट काम है। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैंने बिस्तर के सिरहाने की तरफ नोटों को लेकर रेंगता हुआ गया। मैंने अपने हाथ पर उसके सांस को महसूस किया। कुछ मिनटों के लिए मैं शांत रहा, तब जाकर मेरे हाथ गद्दे तक पहुंचे और नोटों को लेकर फिसल गए। यानी कि मैंने अनिल को बिना पता लगे हुए नोटों को जहां से उठाया था वहीं वापस रख दिया। अगले दिन सुबह मैं लेट से उठा तो मुझे पता चला कि अनिल चाय बना चुका था। उसने मेरी तरफ अपना हाथ किया और उसकी अंगुलियों के बीच में एक 50 का नोट था। मेरा दिल एकदम से घबरा गया। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, लेकिन उसने कहा, कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। जब उसने ऐसा बोला तब जाकर मेरी सांस में सांस आया।
मैं उत्साह से बढ़ गया और तुरंत ही मैंने वो नोट ले लिया। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें अपने हाथों में लिया तो मैंने महसूस किया कि कल रात के बारिश के कारण वो अब भी भींगे हुए थे, गीले थे। आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। वो जानता था कि कल रात मैंने चोरी की है, लेकिन न तो उसके होठों ने न ही उसकी आंखों ने कुछ प्रकट किया। उसने मुझसे कुछ भी नहीं बोला। मैंने अनिल की तरफ देखा और एक बार फिर से मुस्कुरा पड़ा। और इस बार जो स्माइल आई थी ना, वो खुद ब खुद आई थी, मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे। तो ये थी मेरी कहानी, जिसने मुझे चोर से बदलकर आज कुछ और ही बना दिया। सीखने की चाह हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर तुम लोग भी अभी तक पेपर में चोरी कर करके पास हो रहे हो तो सीखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, और देखना एक दिन तुम भी एक बड़े आदमी बन जाओगे। और शुरुआत आज से ही करो। MCQ टेस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ और जाकर उसे अटेम्प्ट करो। बाकी 4 साल पहले मैंने एक शायरी लिखी थी, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। ये शायरी मैंने उस पे लिखी थी जब अनिल को पता चल गया था कि हरी सिंह ने चोरी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको कुछ भी नहीं बोलता है। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि न उसकी आंखें बयां करती है न उसके लफ्ज बयां करते हैं, न उसकी आंखें बयां करती हैं न उसके लफ्ज बयां करते हैं, हम भी पछतावे में हैं इसलिए कहने से डरते हैं। बाकी यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको इंस्टाग्राम पे। बाय बाय।